यूजुअली पाकिस्तान के अगेंस्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशंस है किसी स्पेसिफिक खिलाड़ी के अगेंस्ट? मेन प्लेयर है, रिजवान है, बाबर है। और उनके अगेंस्ट हमेशा, क्योंकि वो स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं। आपने क्या कुछ बदलाव भी किए अपनी गेंदबाजी में, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक रीजंस बताए गए थे जिस वजह से आप नहीं थे? कुछ बात हुई, सेलेक्टर्स से बात हुई, टीम मैनेजमेंट से कुछ बात हुई आपकी? मतलब रोहित शर्मा के प्लान्स और विराट कोहली के प्लान्स में आप कैसे अलग थे? रोहित भैया ने मुझे लगा था कि तुझे डेथ में बॉलिंग भी करना पड़ सकता है और पावर प्ले में भी करना पड़ सकता है। विराट कोहली को किस तरीके से देखते हैं इस वक्त पर? स्पेशली आफ्टर 15 रन 20 रन अगर वो क्रीज पे खड़ा है, कोई बॉलर बॉल नहीं मांगने को रेडी होता। डेफिनेटली आई वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, उसे कौन मना कर सकता है? क्योंकि आप कैसे देखते हैं ऋषभ पंत को? वो उनका एक प्लान होता है और अगर उनको लगता है कि मैं यहाँ से मैं मैच जिता सकता हूँ, मुझे लगता है कि हम मैच जीत सकते हैं, तो उस चीज को वो फॉलो करता है। अच्छा खेले और एशिया कप जीते, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका। अगर आप वो सीरीज जीत के आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस आपका हाई रहता है। यूजी चहल इस वक्त पर हमारे साथ हैं। और यूजी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर दिया। एंड आई होप ऑल इज गोइंग वेल। कैसे हैं आप, और वेस्ट इंडीज के आने के बाद कैसा चल रहा है सब कुछ? आप बेंगलुरु हैं? नहीं, मैं अभी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से मैं दिल्ली आया। तो मेरा जो ट्रेनिंग था वो कल खत्म हो गया था। सो आई एम स्पेंडिंग 2 days विद माई फैमिली, देन आई एम गोइंग टू मुंबई एंड देन आई एम गोइंग टू दुबई। अच्छा, यूजी भाई, क्या रहा वेस्ट इंडीज? क्योंकि वेस्ट इंडीज तक हमने देखा सब कुछ बहुत बेटर था, आपने 4 विकेट भी लिए जो लास्ट गेम आप खेल कर आए हैं। विकेट्स की तो खैर बात मैं आगे चलकर करूंगा, क्योंकि वो तो एक चीज है जो आपके साथ हमेशा लगी रही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो आपने ये जो बेंगलुरु में वक्त बिताया, क्योंकि आप लगातार इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते रहते हैं चीजें, क्या क्या कुछ स्पेसिफिक था जो एशिया कप से पहले आप अपने में ऐड करना चाह रहे थे, या बेसिक रूटीन था जो हर क्रिकेटर गुजरता है जिस रूटीन के साथ? एक बेसिक रूटीन था, क्योंकि आप लास्ट मैच के बाद जब हमारा पहला मैच है एशिया कप में, तो उसमें 1 मंथ का ब्रेक हो जाता था। और यहाँ पे क्या है कि दिल्ली में थोड़ा गर्मी ज्यादा है, कभी बारिश हो रहा है, तो एटलीस्ट उधर मैं इसलिए गया था क्योंकि आई कैन डू एवरीथिंग, माई जिम, माई रनिंग, माई बॉलिंग। तो वहाँ पे एक पूरा एक प्रोसेस से वो चीज होती है। तो मतलब आप जाओ, आपके ट्रेनर होते हैं, आपके बॉलिंग कोच होते हैं। तो बस एक उसी लिए था कि मेरे पास जो मैं 2 वीक जो है, तो मैं अच्छी तरह प्रिपेयर होकर जाऊँ एशिया कप के लिए। यूसुफ भाई, क्योंकि आपने एशिया कप की बात की तो बहुत मौजू हो जाता है ये सवाल कि पाकिस्तान से पहला मैच है। आप मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान के साथ, और आप देख चुके हैं कि किस तरह की एक चर्चा रहती है मीडिया में भी, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा बात होती है। जब से स्केड्यूल का पता चला है, टिकट्स का आप लोगों को पता रहता है, कैसे बिक जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और क्रिकेटर के तौर पे आपको भी पता है कि उस दिन जब आप लोग उतरते हो मैदान पे, राष्ट्रगान जब हो रहा होता है, तो हर किसी ने इस बात को माना है कि भाई उस दिन की इंटेंसिटी कुछ और होती है। दिमाग में चल रहा है कि पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट है, खास तौर पर यह देखते हुए कि जो रोहित शर्मा ने भी कहा बीते दिन एक इंटरव्यू में कि भाई हमें पता है कि लास्ट टाइम जब हम उनके अगेंस्ट उतरे थे तो नतीजा क्या हुआ था। आप वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, लेकिन निश्चित तौर पर आपको भी वो हार उतनी ही चुभी होगी जितनी हमें चुभी, और शायद इंडियन क्रिकेट टीम को तो ज्यादा चुभी होगी वो हार। नहीं, डेफिनेटली। मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान से खेला था 2018 में, एशिया कप में ही खेला था। जी। एंड पहले पहले मैच में काफी नर्वस था, हम्म। क्योंकि वो हमेशा मैंने बचपन से देखा था कि पाकिस्तान के साथ मैच है तो क्या माहौल होता है। इवन जब हम देखते थे तो हम भी एक्साइटेड होते थे, और वहां मैं खेला तो बस। लेकिन पहले मैच के बाद जब मैं सेकंड मैच खेला तो वाज नॉर्मल। हम्म। देन आई रियलाइज कि मतलब ये जो प्रेशर होता है ये अपने ही बनाते हैं, लाइक हम्म। फैमिली, फ्रेंड्स, लाइक और अपने मीडिया में चलता ही रहता है कि यार पाकिस्तान से जीतना है, पाकिस्तान से जीतना है। बट जी। सेकंड मैच जब मैं खेला तो वो मेरे लिए एक नॉर्मल मैच था, कि जैसे मैं दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेलता हूँ। एंड डेफिनेटली लास्ट इसमें वर्ल्ड कप में हम हारे हैं, पर लेकिन आई थिंक जिस हिसाब से हमारी टीम अभी कर रही है, परफॉर्मेंस कर रही है, जैसे इंग्लैंड में किया, अभी जिम्बाब्वे में किया, फिर वेस्ट इंडीज में किया, और यहाँ साउथ अफ्रीका सीरीज में भी किया, तो एक एक रिदम है हमारे पास कि हम्म। हम काफी अच्छा खेलते आए हैं। वो 1-2 महीने से नहीं, कम से कम 4-5 महीने से। यूजुअली भाई, जैसे अभी ये जो एक बिल्डअप हो रहा है शुरू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अभी किसी ने बोला है घर परिवार में, दोस्तों में, कि भाई याद रखियो 2018 में, क्योंकि हमने बहुत कन्विंसिंगली हरा दिया था उन्हें। अब 2019 में भी हमें पता है रोहित भाई का शतक आता है मैनचेस्टर में, कुलदीप का वो बॉल आता है जो बड़ा ही अमेजिंग बॉल था, है ना, उसकी चर्चा लोग आज भी करते हैं। उसके बाद फिर ये 2021 वाला विश्व कप, लेकिन अब मतलब खिलाड़ियों से कोई बात, या आपस में, परिवार में, दोस्तों में, या सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कहीं चेक कर रहे हैं कि लोग भेज रहे हैं मैसेज, या परिवार में किसी ने कहा इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में?
मैं तो अभी मॉम डैड से अभी मिला हूं तो इतना ज्यादा बात हुआ नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह हैं मेरे जो बोलते रहते हैं, अरे 28 को पाकिस्तान का मैच है, टिकट मिलेगा क्या? हाँ। तो वो कि यार वो वाला मैच देखना है, कि वो प्लीज वो वाला मैच देखना है, तो वो एक वो रहता है, एक्साइटमेंट रहता है। पर फ्रॉम माय साइड तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन लाइक कि हम अच्छा खेलें और एशिया कप जीते। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका। अगर आप वो सीरीज जीत के आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस आपका हाई रहता है। यूसुफ भाई, पाकिस्तान के अगेंस्ट आपसे जानना चाह रहा हूं, कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशंस है किसी स्पेसिफिक खिलाड़ी के अगेंस्ट, या एक दो खिलाड़ी अगर आप बताना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा करती है। डेफिनेटली उनके जो मेन प्लेयर है, रिजवान है, बाबर है, हम्म। और उनके अगेंस्ट हमेशा, क्योंकि वो स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं और अटैकिंग करते हैं, मतलब कि उन्हें पता है कि सिंगल कैसे निकालना है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छी बॉल पे भी सिंगल निकालते हैं। तो ऐसे प्लेयरों के अगेंस्ट हमेशा प्लान ए होता है, प्लान ए नहीं होता, प्लान बी होता है। मिडिल ऑर्डर में जो उनके खुशदिल हैं, काफी हम्म। पावर हिटर है, मैंने देखा है उनको काफी हम्म। नीचे आके मैच जिताते हुए। तो उनके कुछ ये प्लेयर ऐसे हैं कि इनके केस आपको हमेशा प्लानिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज ये कभी भी मैच चेंज कर सकते हैं। बीते वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक यूजी चहल ने क्या कुछ बदलाव किए हैं? क्योंकि बीते वर्ल्ड कप का हिस्सा जब आप नहीं थे तो मैं देख रहा था एक बहस लगातार बनी हुई थी कि भाई यूजी क्यों नहीं है, यूजी क्यों नहीं है, यूजी क्यों नहीं है। वो जो कुछ भी रहा उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन यूजी चहल का इंपैक्ट उस वर्ल्ड कप में ना रहने के बाद उनका माइंडसेट क्या बदला? क्या उन्होंने ये सोचा कि मुझे अब और बेहतर करना है, या वो सिर्फ इसी सोच में थे कि यार मैं क्यों नहीं हूं, या वो एक फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे थे कि आगे चलकर क्या कर सकता हूं और बेहतर कैसे हो सकता हूं? और फिर इस पूरे के पूरे एक साल के दौरान, जो मतलब एक साल भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस पूरे के पूरे एक साल के दौरान आपने क्या कुछ बदलाव भी किए अपनी गेंदबाजी में? क्योंकि कुछ स्पेसिफिक रीजंस बताए गए थे जिस वजह से आप नहीं थे। कुछ बात हुई, सेलेक्टर्स से बात हुई, टीम मैनेजमेंट से कुछ बात हुई आपकी? नहीं भैया, मैंने ये क्वेश्चन मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है, और आई थिंक वो एक बनता भी नहीं, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 लोग लेके जा सकते हो। एंड अगर मेरी जगह कोई गया, डेफिनेटली उन्होंने समझा हो कि वो बेटर है, तो हम्म। क्योंकि आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एक बुरा लगता है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं हो, पर लेकिन वो माइंड मैंने चेंज किया। उसमें मैं उसके बाद मैंने यूए में हाफ जो आईपीएल था वो मैंने खेला। मैंने बिल्कुल। अपने आप को सेट किया कि मैं इस चीज को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरे हाथ में है, वो है मेरी बॉलिंग। और मैंने उसको इतना इतना सोचा नहीं कि मैं वर्ल्ड कप में नहीं हूँ, मेरा काम है परफॉर्म करना। अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आई विल बी देयर। अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरी जगह कोई और खेलेगा। तो हम्म। मैंने जो मैं करता आया हूँ, मैंने ज्यादा आउटकम सोचा नहीं, कि जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं कि अ, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा ड्रॉप हो जाऊंगा। वो तो ऑटोमेटिकली अगर कोई परफॉर्म नहीं करता ड्रॉप हो ही जाता है। तो मेरा माइंड ये था कि मेरे हाथ में बॉल है, ये 4 ओवर 10 ओवर मेरे हैं, एंड टीम मुझे बैक कर रही है, कैप्टन मेरे प्लान सुन रहे हैं। तो मैं उसको इस बेटर कि मैं उस पर ज्यादा फोकस रखूं, क्योंकि अगर आप मेरा हम्म। बॉलिंग देखेंगे, मैंने कुछ ज्यादा चेंज किया नहीं है। जो हम्म। मेरी स्ट्रेंथ है मैंने हमेशा उस पर चेंज किया। हाँ, मैंने स्पेशली जो थोड़ा मेरी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है, वो आई थिंक एक आईपीएल से हुआ है, जिसमें मैंने हर ओवर में, हर मैच में डेथ में बॉलिंग किया। चाहे वो जी। 16 ओवर हो, 17 ओवर, 18 ओवर हम्म। हो, मैंने हर हम्म। किया। और उसमें मैंने एक, जब आप डेथ में बॉलिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी आप ज्यादा सोचते हो। आपको पता है कि थोड़ा मिस हुआ तो ये और लंबा जा सकता है, लेकिन उस वो 14-15 ओवर जो मैंने आईपीएल में किए, उन्होंने मेरे को एक अलग कॉन्फिडेंस दिया। और मेरी बॉलिंग में एटलीस्ट डेफिनेटली चेंज हुआ है कि मैं फुलर भी डाल सकता हूँ, मैं यॉर्कर भी डाल सकता हूँ, जो मैंने कभी किया नहीं था। और जो उस रोल से मेरे को काफी हेल्प मिला। और जो आपने फिर इंडियन टीम के साथ भी हम देख रहे हैं कि आप शुरू कर चुके हो इंडियन टीम के साथ भी, कि लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स में भी आप गेंद डालते हो यूसी भाई। लेकिन लेकिन आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, कि ऐसा पिन पॉइंट करना चाहेंगे कि ऐसा क्या था कि इस वर्ल्ड कप में जब हम देख रहे हैं कि हम ठीक है, वो एक अलग बात है कि अभी टीम आनी है, सारी चीजें तभी डिसाइड होगी, लेकिन एक चर्चा है कि भाई अगर आप अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाओ तो दो चार नाम जो तय हैं, जिन पर आपको बहस नहीं करनी है, जिन पर आपको यह नहीं सोचना है कि ये होंगे या नहीं, उसमें एक नाम यूजी चहल का सीधे सीधे आता है। मैं जानता हूं कि ऑब्वियसली आप भी टीम आने का ही इंतजार करोगे और उसके बाद ही अगर आप इस पर, लेकिन ये जो एक एक कॉन्फिडेंस आपको लेकर के पूरे देश में है, इंडियन क्रिकेट टीम में है, सेलेक्टर्स में है, फैंस में है, इस एक चीज की वजह क्या सिर्फ आपका लगातार बेटर परफॉर्म करना ही है, या आपको लगता है कि नहीं, मैंने चीजों को बदला है, रेक्टिफाई किया है चीजों को, उस वजह से ये जो बदलाव आप पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप के बीच में देख रहे हो? मेरा है कि जब आप परफॉर्म करते रहते हो, हर सीजन परफॉर्म करते हो, डेफिनेटली फैंस या सिलेक्टर या आपके कोच, आपके कैप्टन आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और एक अच्छा रिदम में मैं हूँ।
मैं अभी आप सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं वर्ल्ड कप के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी एशिया कप पे है। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम आने वाली है, फिर साउथ अफ्रीका टीम आने वाली है। कुल मिला के आई थिंक अगर आप देखो कि 8 से 10 मैचेस हैं, हम्म। और वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मैं करता आया हूँ मैं उसको इस चीज में मेंटेन रखूं, और अगर मैं वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होता हूँ तो मैं उस रिदम के साथ जाऊं। हम्म। क्योंकि मेरा जो है, मैं एक रिदम वाला बॉलर हूँ। मुझे वो रिदम चाहिए होता है, और अभी टचवुड वो मेरे साथ चल रहा है। यूजी भाई, पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप के बीच में एक और बदलाव जो बड़ा हुआ वो ये कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खेलने लगी। एक अप्रोच हमने बदलता हुआ जरूर देखा है, थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा रन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को ज्यादा नहीं देखा जा रहा है कि यार विकेट कितने गिर गए हैं। वो मेंटालिटी जो है, वो अप्रोच जो है, वो बदल नहीं रही है। ये इस चेंज के बारे में थोड़ा सा बताइए, और इस बारे में भी बताइए कि इन दोनों कप्तानों को आप डिफर कैसे करेंगे। खेले आप एमएस के अंदर भी हैं, खेले आप विराट कोहली के अंदर तो आप शायद सबसे ज्यादा खेले अपने करियर का, आईपीएल भी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी, और फिर रोहित शर्मा आते हैं। ये इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप, और इसके साथ साथ क्या ये जो एक नया तरीका अपनाया इंडियन टीम ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक बैटिंग मीटिंग का मेरे को इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो हमारी बात होती है कि हमारी बैटिंग अगर देखी जाए तो 8वें नंबर तक है। हम्म। तो वही है कि अगर T20 में क्या है कि कई बार उन 8 की बैटिंग नहीं आती, कई बार ऊपर के 2 बैट्समैन कर देते, 3 कर देते, लेकिन आपके पास कुल मिला के 8 बैट्समैन हैं, तो यू कैन टेक अ चांस इन T20 कि मतलब ठीक है एक आउट हुआ, लेकिन अगर आप जब अटैकिंग क्रिकेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम प्रेशर में आती है। और आई थिंक उसके जितने भी एक किसी को भी रोल दिया गया है, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो अय्यर हो, चाहे कोई भी हो, और स्पेशली ऋषभ पंत और हार्दिक हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, तो उससे एक अलग बूस्टअप आता है टीम को। और उससे आप देख सकते हैं कि हाँ, हम अगर अगर हम ना, पहले हम क्या होता था कि हम 20 ओवर में 160 170 बनाते थे, हम्म। और आई थिंक इस अप्रोच के कारण हम एटलीस्ट 10 रन 15 रन एक्स्ट्रा ही बना रहे हैं। हम्म। तो मैं इस पर एक चीज वही और जो ये जानना चाह रहा था कि अगर कप्तानों की बात करें, मतलब रोहित शर्मा के प्लान्स और विराट कोहली के प्लान्स में आप कैसे अलग थे? मतलब कुछ कुछ अलग है कि रोहित शर्मा कुछ और कम्युनिकेट करते हैं, विराट कुछ और बताते थे। आपने वहां भी सक्सेस पाई है, आप यहां भी सक्सेस पा रहे हैं। कुछ अलग है दोनों के प्लान, मतलब आपका रोल दोनों की कप्तानी में बदलता है? नहीं भैया, मैं अगर अगर मेरा जो रोल विराट भैया के अंडर रहा है या रोहित भैया के अंडर है वो सेम रहा हम्म। है। दे ऑलवेज यूज मी लाइक अ विकेट टेकिंग बॉलर, हम्म। और हम डिसाइड भी करते थे कि कौन से ओवर में डालना है या क्या डालना है। तो आई थिंक फॉर मी दे आर सेम, और जो हम्म। मुझे करना था, मुझे लिबर्टी जो एक मिलनी चाहिए एज ए बॉलर, वो मुझे मिला। अगर मेरा प्लान नहीं होता देन वी यूज देयर प्लान, हम्म। लेकिन हम दे ऑलवेज प्रेफर कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और यही रोहित भैया का, रोहित भैया कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अरे ये सिचुएशन है तो इसमें तू क्या करेगा। जैसे हम्म। अगर हम हमारी बैटिंग चल रही है और हम्म। कोई स्पिनर बॉल डाल रहा है, तो वो हमें पूछते रहते हैं क्वेश्चन कि यूजली ये सिचुएशन है तो क्या बॉल डालेगा, क्या फील्ड रहेगा। तो हम्म। उनको उनके माइंड में वो चीज चल रही रहती है, और आप एज ए बॉलर आपको पता होता है कि यार आपको एक भी ओवर में रिलैक्स नहीं रहना है। हम्म। यूसुफ भाई, लेकिन एक जो बात खुद आपने कही कि आप अब पिछले आईपीएल के बाद आप डेथ की स्टेजेस में भी बॉलिंग करने लगे हो, जब डेथ स्टेज आती है इनिंग की, वो बदलाव, उस बदलाव की शुरुआत कहां से होती है, इसके बारे में बताएंगे? क्या ये बॉलिंग कोच या राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा की तरफ से आया था, या खुद आपने इनिशिएट किया था, या फिर ये राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की देन है? आ, जाने से पहले मुझे राहुल सर ने बोला था कि कहां वर्किंग ऑन कहां योर जाने से पुल पहले यूसुफ भाई? आईपीएल जाने से आईपीएल में पहले। जाने से पहले, अच्छा। आईपीएल जाने तो मेरी रोहित भैया ने मुझे बताया था कि तुझे डेथ में बॉलिंग भी करना पड़ सकता है और पावर प्ले में भी करना पड़ सकता है। और राहुल सर ने मुझे बोला था कि वर्किंग ऑन योर फुलर डिलीवरीज। हम्म। तो वो मैं जब आया तो मेरी संजू से बात हुई, तो हम्म। संजू ने बोला कि ठीक है, ये दिस योर फर्स्ट टाइम हियर, बट डोंट वरी, कुछ भी होगा, दिस इज योर 4 ओवर्स, और हम्म। इसमें वो 4 ओवर्स तेरे ही हैं। हम्म। तुझे जैसे करना है तू वैसे कर, कुछ नहीं है, अगर मुझे लगेगा तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो करना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, 16 to 20 एक ओवर आप डालोगे, हम्म। चाहे आपको उस ओवर में 15 रन लग जाए, लेकिन हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि यू कैन डू दैट। हम्म। तो उससे फिर मैंने, जब मुझे वो रोल पता लग गया, तो मैचेस स्टार्ट होने से पहले मैंने वो चीज स्टार्ट करी। सिंगल विकेट में मैं यॉर्कर डालना स्टार्ट किया। मैंने बैट्समैनों से पूछा कि कितना मिस हो रहा है, क्या ये लोअर फुल टॉस होती है, क्या यू कैन हिट वाइडर यॉर्कर, पैर पे यॉर्कर। तो वहां से फिर मैंने वो चीज स्टार्ट किया। स्पेशली मैंने वो चीज ट्राई किया विद द न्यू बॉल, हम्म। क्योंकि अगर आपका न्यू बॉल में कंट्रोल आता है, डेफिनेटली पुरानी बॉल में आपका थोड़ा रहता ही है। हम्म।
एंड वो मैंने मिक्स किया कि मैंने सीम से फुलर डाला और मतलब क्रॉस सीम से डाला, तो उस हम्म। चीज ने मेरे को काफी एक किया है कि सामने जब आईपीएल में खेलते हैं, स्पेशली लास्ट ओवर में पावर हिटर्स होते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने अच्छा डालते हो तो आपको पता है कि हाँ जो आप कर रहे हो एक एक आपकी एक चीज इंप्रूव हुई है। हम्म। और मेरा मानना है कि आप हर टाइम इंप्रूव करना चाहते हैं, हम्म। क्योंकि आपकी बॉलिंग वीडियो सब देखते हैं, सब कुछ होता है आजकल, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अगर इंप्रूव करते हैं तो बैट्समैन के माइंड में रहता है यार अगर मैं इसको स्वीप मारूंगा तो फुलर भी डाल सकता है। तो हम्म। यही डाउट होते हैं जो आपको बैट्समैन के माइंड में डालने चाहिए। हम्म। उसके बाद फिर कुछ फीडबैक आया राहुल, जब आपने इंडियन, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि मैं दिल्ली में था उस दिन, कोटला में पहला प्रैक्टिस सेशन था। अ, राहुल द्रविड़, कोटला शायद दूसरा दिन था क्योंकि वो पहले दिन आप कोटला और में हार्दिक था। नहीं थे। क्योंकि हाँ जो जी। फाइनल खेले थे उनको थोड़ा सा ज्यादा आराम दिया गया था, राहुल भाई ने ऐसा बोला था। क्या? दूसरे दिन आप आते हो, आप एक दो बॉल डालते हो, राहुल भाई आपको बुलाते हैं कोटला की विकेट पे और कुछ एरियाज की तरफ वो इशारा करते हैं और उसके बाद आपके और उनके बीच तकरीबन 10-15 मिनट लंबी चौड़ी बातचीत होती है जिसपे वो बार बार एरियाज को लेकर के स्पेसिफिक बात कर रहे थे, दिखा रहे थे। राहुल द्रविड़ का उसके बाद, क्योंकि आपने वो रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया, ऑब्वियसली मैं उस पर भी आऊंगा कि पर्पल कैप होल्डर, हैट्रिक भी ले ली, फाइफर भी ले लिया, फाइनल तक भी ले गए पूरी तरीके से राजस्थान को। आपका और जॉस बटलर का एक बड़ा नाम आता है उस पर, लेकिन उसके बाद कुछ इंडियन कैप्टन की तरफ से, इंडियन कोच की तरफ से किसी तरह का कोई फीडबैक था कि आपने बहुत ब्रिलियंटली उस रोल पे एग्जीक्यूशन किया है जो आपको कहकर भेजा गया था? जो मुझे बोला गया था कि वर्क ऑन फुलर्स, और अभी भी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। ये नहीं है हम्म। कि क्योंकि वो एक ऐसी होती है कि आपको नेट में हमेशा वो चीज करना पड़ता है, और मैं वो कर रहा था। राहुल सर ने मेरे को बोला था कि हाँ यू कमिंग वेल एंड जस्ट बी रेडी फॉर लाइक आप आप लास्ट में भी डाल सकते हो और पावर प्ले में भी डाल सकते हो, तो ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। बी रेडी फॉर, आप कहीं भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड यू डूइंग सो वेल एंड दे आर प्रोवाइडिंग द आइडिया कि जो एरियाज जो दिखा रहे थे लाइक यू कैन यूज योर क्रीज मोर, तो वो हम्म। चीजों पे क्रिकेट टीम में हमारी बात हो रही थी। ओके। यूजी भाई, आरसीबी से आरआर आना ये अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे। मैं अभी रणजी ट्रॉफी फाइनल के लिए चिन्ना स्वामी जा रखा था, मैंने वो ग्राउंड पहली बार देखा, मुझे लगा यार आप कैसे बचाते होंगे यहाँ पे चौके छक्के, मतलब कि मिस हिट भी वहां पर छक्का जाएगा बहुत आसानी से। वहां से फिर राजस्थान आना और राजस्थान आकर पहले ही सीजन में इतना मतलब बढ़िया परफॉर्म कर देना, ऑब्वियसली आप भी चाह रहे होंगे कि चैंपियन बना दूं टीम को, लेकिन वो हो नहीं पाया। बट ये डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे आरसीबी एंड आरआर, एंड देन संजू सैमसन एज अ लीडर? मतलब कि उतनी ज्यादा बात नहीं होती है संजू की ऐसे कैप्टन, एज अ कैप्टन के रूप में, बट बहुत ब्रिलियंटली लीड कर रहा है वो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सीजन्स में। और उसके साथ साथ एज अ बैटर भी उसकी बहुत बात होती है, लेकिन उस हिसाब से कहते हैं कि थोड़ा सा वो जितना टैलेंट है शायद उतना नहीं दिख पाता। तो राजस्थान रॉयल्स के बारे में अगर आप कुछ कहें, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद देम? मैं काफी पहले नर्वस था क्योंकि न्यू टीम फ्रेंचाइज था, क्योंकि जब आप 8 साल किसी और फ्रेंचाइज से खेलते हैं तो थोड़ा सा एक रहता ही है। एंड जब मैं वहां पहुंचा तो आई वाज शॉक कि मतलब मुझे ऐसा फील हुआ ही नहीं कि दिस इज माय फर्स्ट टाइम फॉर राजस्थान रॉयल, क्योंकि जिस हिसाब से कोचेज ने मुझसे बात किया, और संजू को मैं काफी साल से जानता हूँ, 7-8 साल हो गए हैं और हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। तो उन्होंने जिस हिसाब से मेरा टेक केयर किया, आई वाज अमेज्ड, लाइक आई वाज शॉक्ड, लाइक कि इट्स माय फर्स्ट टाइम। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही, अगर चाहे मैं हूँ चाहे वो कुलदीप सेन है, तो वहां पे सबको एक जैसे ट्रीट किया गया। और स्पेशली मेरे साथ मेरे कोचेस के साथ अगर मैं बात करता हूँ, दे लिसन टू मी कि हाँ, एंड दे टोल्ड मी लाइक यू आर अ सीनियर प्लेयर, एंड व्हेनेवर यू थिंक कि आपको कुछ बोलना है हमारे बारे में या आपको लगता है कुछ चेंज करना है, तो आप वो इनपुट कर सकते हैं। मतलब उस ये सोचना नहीं है कि दिस इज योर फर्स्ट ईयर और वो चीज नहीं होगी। और संजू तो टोल्ड मी वेरी क्लियरली, सी फॉर मी यू आर अ बिग बॉलर एंड दैट्स व्हाई हमने आपको लिया, एंड दिस इज योर 4 ओवर्स, मुझे आपसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं चाहिए। जस्ट आपके जो प्लान आप मुझे बता दीजिए, बाकी ये 24 आप बॉल आपको डालनी है और उसमें से एक ओवर आपको डेथ में डालना है, तो आप जो भी प्रैक्टिस करें उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो मेरे प्लान्स क्लियर थे कि हाँ मुझे क्या करना है। हम्म। और इसमें एक शख्स का और नाम आता है जो एशिया कप में भी आपके साथ होंगे, दैट नेम इज रविचंद्रन अश्विन। उनके साथ आपने काफी गेंदबाजी की है। मैं इस पर तो आऊंगा कि एक जोड़ी है आपकी और कुलदीप की जो कि सुपर हिट जोड़ी है, कुलचा एंड लेकिन ये जो एक अब जोड़ी बनी है रविचंद्रन अश्विन, रिजल्ट्स भी हमने देखे, आप दोनों जब आरआर में खेले तो हमने रिजल्ट्स भी देखे। कई बार वो ब्रेक थ्रू लगाते थे, आप विकेट लेते थे, कई बार आप ब्रेक थ्रू लगाते थे, वो विकेट लेते थे।
इस जोड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप दोनों की गेंदबाजी किस क्या क्या क्या, क्या कम्युनिकेशन क्या रहता है जब आप दोनों आमतौर पर बात करते हैं या गेंदबाजी करते हैं, या फिर प्लान्स किस तरीके से रहते हैं? कुछ कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि यार ये मेरी गेंदबाजी में थोड़ा सा बढ़ गया है आफ्टर जब मैं रविचंद्रन अश्विन के साथ गेंदबाजी करता हूं? अश्विन भैया के साथ मेरी काफी बातें होती थी बॉलिंग पे, स्पेशली जब नेक्स्ट डे मैच होता था तो हम प्लान करते थे कि इस बैट्समैन को क्या डालना है या इस ग्राउंड पे क्या कौन से एंगल है कि जहाँ पे बैट्समैन ज्यादा रन देखेगा। एंड कई बार ऐसा होता था कि मैं अटैक के लिए जा रहा हूँ और वो थोड़ा डिफेंसिव हो रहा है कि दूसरी साइड से रन नहीं जाने चाहिए, विल पुट प्रेशर। और 3-4 मैच में ऐसा हुआ है कि वो विकेट के लिए जा रहे हैं और मुझे मतलब ऐसा करना है कि इस ओवर में रन नहीं जाने चाहिए क्योंकि वी आर फिगर आउट कि वहां कहीं भी विकेट आ सकती है। तो आई थिंक वो एक पार्टनरशिप जो बोला जाता है कि बॉलर्स के बीच में होनी चाहिए, मेरी उनके साथ काफी अच्छी रही। और अगर उनसे मेरे को पूछना है, मैंने इवन दे आस्क मी लाइक हाउ यू बोल लेग स्पिन, तो मैं पूछता था कि भैया जब व्हेन यू बोल ऑफ स्पिन तो वो कैसे बिल्कुल स्लो जाके ड्रिफ्ट करके एकदम निकलता है। तो हमारी उस चीज के बारे में बहुत बातें होती थी। अच्छा, आपकी आपकी जो बातचीत कुलदीप के साथ भी है, आप अभी एक लंच डेट पे भी आए थे होकर उनके साथ वेस्ट इंडीज में, आपने डाला भी था। और जब मैं भी कुलदीप भाई से अभी उनके घर गया था तो उन्होंने बताया मुझे कि कैसे आप दोनों के बीच कॉन्स्टेंटली बात होती रहती है। मैंने उनसे पूछा कि मुश्किल जरूर रहता है कि जब आप इंजर्ड हो जाओ, बीच आईपीएल में आपकी सर्जरी हो रही है और उसके बाद आप फिर कोशिश लगातार ये कर रहे हो। एनसीए में उन्होंने एक लंबा टाइम बिताया, उन्होंने कहा 2-3 लोग थे जिनसे लगातार एक मोटिवेशनल बात होती रहती थी जिसमें उन्होंने आपका नाम भी लिया। आपका नाम उन्होंने आईपीएल में भी लगातार लेते रहे कि मेरा बड़ा भाई है और मेरा बड़ा भाई जो अचीव करेगा मुझे अच्छा लगेगा। तो कुलदीप यादव की मैं पहले, आप ऑब्वियसली बहुत अच्छी दोस्ती है आप दोनों के बीच, लेकिन उनकी गेंदबाजी को लेकर के आप क्या सोचते हो इस वक्त पे? क्या कुलदीप यादव आपको कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं कुछ ऐसा है जो वो और बेहतर कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कुलदीप बढ़िया कर रहा है? कभी होता है यार कि विकेट नहीं मिलते, कभी विकेट मिल जाते हैं। कुलदीप को लेकर के आप क्या सोचते हो इस वक्त उनकी गेंदबाजी को लेकर के? नहीं, डेफिनेटली इज द नंबर वन चाइनामैन बॉलर इन द वर्ल्ड। एंड जिस हिसाब से उन्होंने कमबैक किया इंजरी के बाद, क्योंकि इंजरी के बाद कमबैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कैसा जाएगा, लेकिन द वे ही बॉल्ड इन आईपीएल वो हमको दिखा कि पेस में इंप्रूवमेंट हुआ, लाइन लेंथ में इंप्रूवमेंट हुआ। जो पहले उनकी जो दूसरा वो गुगली डालते थे तो कई बार बैट्समैन बैकफुट पे खेलता था, लेकिन इस बार वो जो पहले कुलदीप को हमने देखा था वही कुलदीप को हमने वापस आईपीएल में देखा कि बैट्समैन उन्हें रीड नहीं कर पा रहे हैं। एंड फॉर मी इज लाइक वो तो मेरे मतलब एक काफी जब हम साथ खेले हैं 40-45 मैचेस, हमने एक दूसरे को एंजॉय किया है। और आई थिंक एक जो छोटे भाई का उससे मेरा रिलेशनशिप है वो मेरे को ग्राउंड पे भी काफी हेल्प आता था कि अगर क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की सुनते हैं कि अगर वो मुझे कुछ बोलता है या मैं उसे कुछ बोलता हूँ तो वो हम सीरियसली एक दूसरे की सुनते हैं कि हम ऐसे नहीं कहते अरे नहीं मेरा ये प्लान है वो प्लान है, हम उस चीज को फॉलो भी करते हैं। और आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज है कि अब जिस हिसाब से वो बॉल कर रहा है, उसने लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज में भी खेला आप देख सकते देखिए, उन्हें कोई रीड नहीं कर पा रहा जब भी वो दूसरा फेंक रहे, लेकिन वो जो पेस जो 4-5 किलोमीटर इंप्रूव हुआ है हाँ जी। उससे मतलब जो हम एक पुराने कुलदीप को जो देखते थे वही चीज हमने वापस देखी। वो बीच में कई बार हो जाता है कि आप खेलते हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता। आई थिंक जब वो इंजर्ड हुआ उसने सोचा होगा, पुरानी वीडियोस देखी होंगी क्या मैं मिस कर रहा हूँ। फॉर मी तो आई थिंक जो उसकी जो 4.4 या 5 किलोमीटर स्पीड जो बढ़ा है उससे बहुत फर्क पड़ा है उसकी बॉलिंग में। आपको कुछ ऐसी बातचीत याद है जो आपने उन दिनों उसके साथ की हो, जो ऐसा लगा हो आपको कि हाँ यार बदला बदला लग रहा है, चीजें हैं ऐसी? या आईपीएल के बाद आपने, जब आईपीएल के दौरान वो लगातार विकेट्स ले रहे थे, है ना, लगातार मैन ऑफ द मैच शुरुआत में हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स का एक ही बंदा हो रहा था, कुलदीप यादव, है ना, आपकी और उनकी वो जो एक हेल्दी राइवलरी दिखी, जो आपने उनको बोला उन्होंने आपको बोला, वो बड़ी वायरल हुई। कुछ ऐसा याद आता है जो एक बातचीत उनके साथ हुई और लगा हो कि हाँ यार ही इज इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ? मैंने कुलदीप को यही बोला था कि जो हम पहले बात करते थे कि जो 3-4 किलोमीटर स्पीड का है, मैं कहा आज वो दिख रहा है और उससे क्या है कि तेरा तेरा जो दूसरा है वो काफी अच्छा हो रहा है। और जब वो इंजर्ड था तो मेरी मोस्टली ये बात रहती थी कि मैं ज्यादा क्रिकेट की बात ना करूं, क्योंकि जब आप इंजर्ड होते हो व्हेन यू डोंट डू एनीथिंग तो कोई क्रिकेट की बात करता है तो आप थोड़ा सा और उस चीज को मिस करते हैं। तो मैं लाइफ के बारे में उससे बात करता था और मैं हमेशा बोलता कि डोंट थिंक टू मच। वो हर प्लेयर की उसमें आता है, लाइफ में आता है कि कोई कभी भी इंजर्ड होता है, लेकिन इसको कितना जल्दी तू खत्म करके वापस आएगा वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डोंट थिंक टू मच कि अगर किसी इंजरी के लिए अगर आपको 2 महीने लगते हैं 2 महीने लगते हैं तो ज्यादा मत सोच, उस चीज को एंजॉय कर, अगर कुछ भी कर रहा है फैमिली का टाइम एंजॉय कर और डोंट थिंक टू मच। लेकिन जो उसके बाद उसने जब साथ बोल्ड डाला तो आई वाज सो हैप्पी
कि हाँ जो मेरे साथ एक पार्टनरशिप में कुलदीप बोल डालता तो मैं उसको देख रहा था। यूजी भाई, एक खिलाड़ी का नाम और इस वक्त पर सोशल मीडिया पर हमेशा से ही रहा है और बहुत ज़्यादा रहता है और मीडिया पर भी है और रोहित भी जवाब दे चुके हैं। मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। विराट कोहली को लेकर के लोग अभी ये कह रहे हैं कि भाई पहले ठीक है विराट भाई के 100 नहीं आ रहे थे, अब लोग ये कह रहे हैं विराट भाई के बहुत ज़्यादा रन भी नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से। रोहित शर्मा ने खारिज किया। रोहित शर्मा ने कहा बहुत बड़े खिलाड़ी हमें चाहिए, हर स्थिति में चाहिए, देखो तो सही उस बल्लेबाज ने किया क्या है टीम के लिए, उसके बाद बात करो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की, एक पूर्व क्रिकेटर्स ने भी अलग। मैं किसी का जोड़ नहीं रहा हूं आपसे ये सवाल, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप विराट कोहली को किस तरीके से देखते हैं इस वक्त पर, द बैटर ही इज, जो जिसके साथ आपने खेला, क्योंकि आपने तो 2016 वाला सीजन भी देखा है जहां उन्होंने पूरी दुनिया कदमों पर लाकर रख दी थी। तो मुझे मतलब एक वो खिलाड़ी जिसने विराट कोहली को बिल्कुल उसके चरम पर बहुत करीब से देखा है, वो खिलाड़ी क्या सोचता है आज जब वो उस खिलाड़ी को देखता है कि भाई ठीक है रन उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं या जल्दी आउट हो जा रहे हैं, क्या बात होती है खिलाड़ियों की, या आप क्या बात करते हैं? सर भैया मैं एक चीज बोलूं, अगर किसी की T20 में 50+ एवरेज है, 2 बार वर्ल्ड कप में हमारे मैन ऑफ द मैन ऑफ द सीरीज रह चुके टूर्नामेंट है। हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं, और आई थिंक 70-100 है उनके, हम्म। और हर फॉर्मेट में आप उनकी एवरेज देख लीजिए 50+ है। 50+ है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम उनके सिर्फ 100 के बारे में सोचें, लेकिन वो जो टीम के लिए कई बार कंट्रीब्यूट 70 या 60 रन भी बनाते हैं ना, हम्म। तो हम उनका भी उनके बारे में बात नहीं करते। और ऐसे प्लेयर मैं गारंटी कहता हूँ, अगर वो प्लेयर 10 ओवर तक, स्पेशली आफ्टर 15 रन 20 रन, अगर वो क्रीज पे खड़ा है, कोई बॉलर बॉल नहीं मांगने को रेडी होता। हम्म। सही बात है। तो ये निश्चित तौर पर लोगों को सुनना चाहिए कि विराट कोहली को लेकर जो लगातार ये बातें कही जा रही है। लेकिन यूजी भाई, अगर मैं फिर अगर एशिया कप पर लौटूं और एशिया कप के बारे में आपसे ये जानना चाहूं कि क्या लगता है आपको, कोई है टीम ऐसी जो इंडियन टीम की इस फॉर्म के आगे टिक सके, या आपको लग रहा है जीत जाएंगे भाई? भैया क्रिकेट एक ऐसी चीज है, जो उस दिन अच्छा खेलता है वही होता है, तो इसमें तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली जिस टीम से हमारा मतलब हमारा जो मोमेंटम चल रहा है टीम से, जिस हिसाब से टीम हमारी खेल रही है, डेफिनेटली एक अच्छा साइन है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने से खेल रही है, हम पिछले 6 या 7 महीने से वो चीज करते आए हैं, हमने मोस्टली हर सीरीज जीती है। तो वो एक मोमेंटम हम रहता है, क्योंकि हमको ये देखना कि हम कैसा कर रहे हैं, दूसरी टीम क्या कर रही है वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि जो उस दिन अच्छा करेगा वही जीतेगा। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से भी हमारी काफी टफ फाइट हुई है, श्रीलंका से भी टफ फाइट हुई है, पाकिस्तान से भी काफी टफ फाइट होती है, तो ओवरऑल एक सारी टीमें एक अच्छी हैं कि आप कह नहीं सकते कि यार हाँ हाँ डेफिनेटली एज इंडियन क्रिकेटर हम चाहते हैं कि हम एशिया कप जीते, पर लेकिन काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि पता नहीं विकेट कैसा होगा, कि स्लो होगा या फास्ट होगा, क्योंकि वो भी जाके देखना है। यूसी भाई, एक खिलाड़ी और उस खिलाड़ी से पहले से मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, एक कभी इस बारे में बात नहीं होती है कि युजवेंद्र चहल टेस्ट क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब आपने इतनी सक्सेस व्हाइट बॉल में देख ली है, आपने मतलब इतना कुछ अचीव कर लिया एज अ व्हाइट बॉल बॉलर, आप टेस्ट क्रिकेट के बारे में लोग पूछते नहीं है, या फिर आप बोलते नहीं हो, या फिर लाल गेंद के साथ मतलब किस तरह से देखते हो आप? जैसे मेरे को कुलदीप का याद है, उसने 2018 में जब साउथ अफ्रीका हाईएस्ट विकेट टेकर उस सीरीज से निकल कर आए थे, आपके 16 थे, उसके 17 थे मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ था विकेट, हाँ जी है ना? तो उन्होंने मुझे कहा था कि रोहित भाई एक ही चीज देख रहा हूं, लाल गेंद मेरा पहला प्यार है। उन्होंने सीधे तौर पर मुझे ये बात कही थी। यूजी चहल के लिए क्या है लाल गेंद? भैया मेरे लिए है कि जब आपको कोई टेस्ट क्रिकेटर बोलता है ना, उससे बड़ा कुछ है नहीं। सम्मान। आपको ये नहीं बोलता अरे अरे ये T20 बॉलर है यार, ये ओडीआई बॉलर है, लेकिन जो आपको जो टेस्ट बोलता है ना, यार ये टेस्ट क्रिकेटर है, हाँ। तो उसकी एक फीलिंग अलग होती है। मैं जब भी मुझे टाइम मिला है, मैंने हरियाणा के लिए खेला है, मेरे लास्ट 10 मैचेस में मेरी 50 विकेट्स है, और डेफिनेटली आई वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, उसे कौन मना कर सकता है, क्योंकि एक वो हम क्रिकेट हमने स्टार्ट ही रेड बॉल से किया है। 19 में आगे हमें व्हाइट बॉल से, जब 19 वनडे होते तो उससे पहले तो 17 तक हमने रेड बॉल ही खेला है। हाँ। ऑब्वियसली मैं मिस करता हूं, लेकिन क्या है कि मैं यहाँ पे इंडिया के लिए खेलता तो उस टाइम नहीं होता। लेकिन अगर कभी बात नहीं होती किसी से भी, सीनियर प्लेयर्स से बात नहीं होती, कोई किसी से बात नहीं होती, या कुछ कोई सीनियर प्लेयर्स आपको नहीं कहते हैं, या मैनेजमेंट की तरफ से आपको नहीं कहा जाता है कि यूजी अगर टेस्ट क्रिकेट में आना है तो इस तरीके से थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा, मतलब कोई बातचीत तो हो? कभी बात ही नहीं होती।
भैया वो है, पता है मेरी हमारी बात होती है कि उधर भी पता है कि हाँ थोड़ा इंटरेस्ट है इसको टेस्ट में खेलने का, पर वो चीज हो ही नहीं रही, क्योंकि आई थिंक मेरे को चाहिए कि आप अगर रेड बॉल खेलते हो ना तो आपको कम से कम एक 5-6 मैच का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने रेड बॉल को 3-4 साल से खेला नहीं है, क्योंकि व्हाइट बॉल और हम्म रेड बॉल टोटली डिफरेंट। हम्म। आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे खेलना है, लेकिन उसके लिए मेरे को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। हम्म अगर मेरे को टाइम लगता है और उस टाइम पे अगर रणजी ट्रॉफी होती है तो मेरे को हम्म वापस एक देखना पड़ेगा कि हाँ कि 4 साल के बाद क्या मैं रेड बॉल में क्रिकेट में बॉल डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। हम्म तो आई थिंक मेरे को पहले वो अपने जो डाउट्स है मेरे को वो चीज क्लियर करने पड़ेंगे, हम्म और उसके बाद फिर डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि टेस्ट क्रिकेट मुझे खेलना है, उसे खेलना है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर भी तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि आप हम्म मेरे को टेस्ट मैच एक मैच के लिए नहीं खेलना है। हम्म। एग्जैक्टली यूसुफ भाई, एक एक खिलाड़ी जो और आया इंडियन क्रिकेट टीम में इस वक्त पर, और अगेन ये बात 2020 की है शायद। 2020 में मैंने रवि बिश्नोई से पूछा था कि रवि, आप इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है कि यार उसके जैसा करना है? उन्होंने आपका नाम लिया था, रवि बिश्नोई ने। मैं जानना चाहता हूं रवि बिश्नोई की जर्नी, क्योंकि अब आप भी बहुत क्लोज क्वार्टर्स से देख रहे हैं, आपके साथ भी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार आपके साथ भी हैं, टीम इंडिया के साथ है, एशिया कप में भी उनको चुना गया है। बड़ी बात है उस लड़के के लिए। जिस तरीके से जितने भी मौके मिले, जब मौके मिले, परफॉर्म किया, विकेट लिए, फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो उस लिहाज से आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि उस खिलाड़ी को आप किस तरीके से देखते हो? रवि बिश्नोई में आपको क्या दिखता है? बहुत यंग लड़का है अभी, लेकिन आप किस तरीके से देखते हो आप उसे? डेडिकेटेड है। हाँ। जो जिस हिसाब से मैं जब मैं 20-21 साल का था, हम्म तो मैं मेरी तरह ही है वो मस्ती हम्म करता है, लेकिन जब ग्राउंड पे होता है तो पूरा फोकस होता है। हम्म और जब भी हम साथ में अगर नेट में भी बॉलिंग करते हैं या बाद में करते हैं तो वो हमेशा मुझसे पूछता रहता है कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, भैया क्या करना चाहिए, कि क्या हो रहा है, और अगर आप इस हिसाब से अगर मैच में बॉल डालते हो तो आप क्या सोचते हो। हम्म तो इस लाइक माई यंगर ब्रदर, और मुझे काफी खुशी होती है कि यार 20-21 साल में लड़का आ रहा है, मेंटली कितना टफ है और इस लेवल पे आगे परफॉर्म कर रहा है। बड़े बड़े चाहे छोटा ग्राउंड हो बड़ा ग्राउंड हो, लेकिन जो उसका एक एटीट्यूड है वो दिखता है, चाहे वो फील्डिंग में हो चाहे उसकी बॉलिंग में हो। और हम्म उसको देख के देन आई विल रिमेम्बर माई यंग एज कि हाँ यार मैं भी ऐसा होता था, मैं भी ऐसा था कि यार मैं उस टाइम भी इतना वो होता था। तो हमेशा देख के तो खुशी होती है। डेफिनेटली इंडियन टीम इज लाइक अ फैमिली, वो राइवलरी नहीं है कि यार ये भी लेग स्पिनर है मैं इसको कुछ बताऊंगा नहीं। वो कभी हमारी टीम में कभी वैसा आया ही नहीं, क्योंकि हम्म अगर मेरे को उससे भी कुछ पूछना होता है कि तेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो मैं हम्म पूछता हूँ। तो हमारी हम्म एक एक वो ब्रदरहुड है। हम उसे वो हमारे मालिक हैं, हम उन्हें हमेशा मालिक बोलते हैं। हम्म। रवि को हाँ वो मालिक बोलते हैं, ऐसा ऐसा वो क्यों, एक ऐसा क्यों? मस्ती इसकी वाला कहानी है। तो बतानी पड़ेगी आपको। वो एक है ना, आई थिंक हलचल मूवी है जिसमें शाहिद कपूर हैं, परेश हाँ रावल हाँ जी हाँ हैं, हाँ और हाँ, हाँ। कॉमेडी नहीं वो बोलते हंगामा, हैं मालिक नहीं एक वो चुपके चुपके। हाँ चुपके चुपके उसमें बोलते जी। हैं मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स तो ले लो। तो वो इस तरह की मस्ती करते रहते हैं, हमने उसका नाम मालिक रखा हुआ है। मैं कहा मालिक जो आप बोलो वही होगा। आप यूजी भाई, इस पूरे वक्त के दौरान लगातार जो सारी की सारी बातें हमने की, एक चीज मैं जो और आपसे जानना चाह रहा हूं कि आ, बाकी टीम ने ये जो चीजें चीजें बदली हैं वर्ल्ड कप को लेकर के, वर्ल्ड कप की स्थिति को लेकर के, क्या गेंदबाजों के साथ भी कुछ ऐसा प्लान, जैसे हमने बल्लेबाजी में आपने कहा कि बैटिंग जो यूनिट है उसके साथ शायद वो प्लानिंग की गई होगी, क्या गेंदबाजी को लेकर के भी कुछ ऐसा बदला गया है, स्पेसिफिक प्लान हुआ है कि जैसे एक ये थ्योरी बहुत उस वक्त पे चली थी कि इंडियन टीम के पास एक सिक्स्थ बॉलर जरूर होना चाहिए, तो हमने बार बार देखा कि अलग अलग गेंदबाजों को चुना गया। फिर अब हम देख रहे हैं कि चलो यार हार्दिक पांड्या उस रोल में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, बीच में दीपक हुड्डा को भी कराया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि क्या जैसे बैटिंग टीम के साथ एक अलग प्लान बना कि अप्रोच बदलनी है, क्या बॉलर्स के लिए भी कुछ ऐसा बदलाव हुआ पिछले वर्ल्ड कप के बाद? कुछ चेंज आप होता हुआ देखते हैं? आई थिंक बॉलर्स को सबके अपने रोल पता है हाँ। कि आप इस फेज पे बॉल डालोगे तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। हम्म वो एक चीज क्लियर है कि हाँ भाई ये आपका रोल है, हम्म और वो काफी पहले से क्लियर हो गया था। हम्म तो उसमें क्या है कि जब आपको आपका रोल पता है तो आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। हम्म अगर मुझे पता है कि मुझे पावर प्ले में एक ओवर डालना है तो मैं हमेशा नई बॉल से मैं स्टार्ट करूंगा, हम्म एंड देन विल गो फिर ओल्ड बॉल। तो इस चीज से जब आपके आपको आपके रोल्स जब क्लियर होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप एक जगह फोकस रहते हैं। हम्म और आई थिंक वो चीज काफी एक अच्छी रही है रोहित भैया और विराट इनके राहुल सर के लिए, जो हम्म उन्होंने बताया, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट जो पारस सर है, हम्म वो जो बताते हैं वो हर हर पेस बॉलर हो या स्पिनर हो, हम हमेशा एनालाइज करते हैं मैच के बाद। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपको क्या लगा,
हम उससे बात करते हैं 15-20 मिनट, तो उससे चीजें क्लियर होती रहती है कि हाँ इस टीम में मेरा रोल ये है। यूसी भाई, उसी में मैं ये सवाल जोड़ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब आपने बॉलिंग की थी, हमें वो मैन ऑफ द मैच भी याद है, कंकशन सब्स्टिट्यूट, पहला ही कंकशन सब्स्टिट्यूट, और आपने मतलब मैच ही जिता दिया सीधे सीधे इंडिया को। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने कहा मुझे कि वर्ल्ड कप को लेकर आप फोकस नहीं है, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि एज अ स्पिनर आपको क्या डिफरेंट लगता है वर्ल्ड कप की कंडीशंस में? लेग स्पिनर्स आपको, रिस्ट स्पिनर्स आपको कितने इफेक्टिव लगते हैं, या ऑफीज का क्या रोल होता है? थोड़ा सा अगर आप बता पाए व्यूअर्स को। आई आई थिंक वहां पे उन विकेटों पे थोड़ा बाउंस ज्यादा है, हम्म। तो कई बार अगर बॉल टर्न नहीं होता है बैट्समैन के लिए इजी हो जाता है, लेकिन वहां पे एक प्लस पॉइंट है कि ग्राउंड बड़े हैं, हम्म। तो आप वो वहां यूज कर सकते हैं। हम्म। एंड डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम सिडनी में खेले थे तो दे गिव अस लाइक वन बाउंड्री इज जस्ट 53 मीटर्स, और एक साइड पूरा ही मतलब 75-78 मीटर्स। ठीक है। लेकिन अगर वहां पे अगर आप सेंटर में खेलो दोनों साइड, मतलब एक इनफ आपको ग्राउंड मिलता है बॉल डालने के लिए, क्योंकि एडिलेड है कि सामने से बड़ा है, सामने से लंबा है, साइड से हाँ। थोड़ा छोटा है। ठीक है। लेकिन वहां पे फिर आपकी लाइन लाइन चेंज हो जाती है कि आपको यहाँ पे फुलर ज्यादा डालना है, अगर साइड बड़ा है तो आपको थोड़ा सा लेंथ पीछे रखना है। हम्म। तो आपका, मैं अपना बॉलिंग प्लान उस हिसाब से चेंज करता हूँ कि विकेट में कितना टर्न है, या मैं चाहता हूँ कि बैट्समैन मुझे यहीं पे छक्का मारे। हम्म। यूसी भाई, एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऋषभ पंत को लेकर भी बहुत चर्चा होती है, उनके गेम को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है। लोग कहते हैं टेस्ट में उसने स्टैब्लिश कर लिया है खुद को, इंग्लैंड में वो 100 मारा, अभी जो वनडे में मारा उसमें उसको उसके बाद लोगों ने ये भी कह दिया कि ओडीआई में भी स्टैब्लिश कर दिया है। टी20 क्रिकेट में लोग उन पर बड़े सवाल उठाते हैं। यूसी भाई, आपको क्या लगता है, ऋषभ आपको किस तरह के खिलाड़ी लगते हैं? क्या क्या आप लोग, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें गैबा की सीरीज विन दिखा रखी थी हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली, उसमें हमने इंडियन क्रिकेटर्स को ये बोलते हुए सुना कि भाई, अश्विन कह रहे थे कि भाई जब ये जाता है तो हमें भी डर, अश्विन या सिराज जो कह रहे थे जब ये जाता है तो हमें भी डर लगता है कि पता नहीं क्या कर देगा। ये ऋषभ पंत को लेकर के क्या माइंडसेट है इंडियन टीम में कि भाई ऐसा ही है कि भाई इसका सिर्फ यही जानता है कि ये जाकर क्या करेगा, या आपको लगता है कि नहीं यार, उसके दिमाग में प्लानिंग रहती है, उसको पता है, वो कहते हैं ना देयर इज अ मेथड बिहाइंड हिज मैडनेस, तो वो चीज है उसके साथ, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। आप कैसे देखते हैं ऋषभ पंत को? आप कभी भी देखिए, उन्होंने जब भी उन्होंने 100 बनाया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे इंग्लैंड में उन्होंने बनाया, तो उनका एक प्लान होता है। और अगर उनको लगता है कि मैं यहाँ से मैं मैच जिता सकता हूँ, मुझे लगता है कि हम मैच जीत सकते हैं, तो उस चीज को वो फॉलो करता है, हम्म। क्योंकि अंदर अभी वो उस टाइम पे वो खेल रहा है। हम्म। तो उस चीज को बैक किया जाता है कि हाँ यार, और उन्होंने कई बार जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई, जो अभी लास्ट ओडीआई हम जीते, हम्म। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, मतलब अगर वो एटीट्यूड अगर वो उस हिसाब से नहीं खेलेंगे तो आई थिंक वो हम मैच हारते। हम्म। तो जिस हिसाब से एक यंग लड़का है, 25-26 साल लड़का है, हर आईपीएल में 300 400 रन बनाता हम्म। है तो आईपीएल तो टी20 है ना, तो पर अगर हम्म। परफॉर्म देखो, आप सोचो कि यार 1 से 6 लेके सभी रन बना दे, तो आई थिंक फिर तो 4 बैट्समैन ही बहुत है खिलाने के लिए, बाकी सब बॉलर ही खिला लो। जी। यूसी भाई, इसमें बस एक नाम और है, हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या का जो रिटर्न रहा है, उनकी जो कैप्टनसी रही है, कुलदीप भाई कह रहे थे हम तो बहुत खुश हैं भाई, हार्दिक पांड्या रंग पर आ जाए तो थोड़ा बैलेंस के लिहाज से बहुत बढ़िया हो जाता है टीम में। आप समझ गए होंगे ये सवाल का जवाब कहां जा रहा है, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि हार्दिक पांड्या, द कैप्टनसी, उसने जो कैप्टनसी दिखाई बहुत जबरदस्त, उसने जो बॉलिंग दिखाई, जो जो उसने जिम्मेदारी ली हार्दिक पांड्या ने कि भाई मैं 3 नंबर खेलता हूं ना, मुझे दो 3 नंबर, मैं आपको रन बना कर देता हूं, मेरे को दो सेकंड ओवर, मैं विकेट लेकर देता हूं। द वे जिस तरीके से वो खेल रहा है इस वक्त पे, एक अलग खिलाड़ी लग रहा है, पहले के मुकाबले में भी एक अलग खिलाड़ी लग रहा है। ऐसा हार्दिक पांड्या इंडिया ने नहीं देखा था शायद। आई थिंक मेरे को लगा कि पूरा ही टोटल चेंज हो गया है, क्योंकि हमने हार्दिक पांड्या को नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए देखा था हाँ। कि आपके पास 7-8 बॉल हैं, आपको वही, या कहीं आपके पास 10 बॉल हैं। हाँ। लेकिन आई थिंक जो उनका जो चेंज हुआ, जो वो मुंबई इंडियंस से गुजरात गए, वहां हाँ। कैप्टन बने, तो आई थिंक उनको वहां लगा कि हाँ यार, मैं ऊपर भी बैटिंग कर सकता हूँ, कि मुझे सिंगल लेना आता है, मैं कब मार सकता हूँ। और ऐसा बैट्समैन को जो स्पेशली जो खड़े होके आपको मारता है ना, तो काफी डिफिकल्ट होता है उसे बॉल डालना। हम्म। और जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि आके वो हर बॉल घुमाए रहे हैं, बैटिंग लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन, और उससे एक अलग स्ट्रेंथ मिल गई है हमें। स्पेशली अब वो 4 ओवर भी डाल रहे हैं, और 8-8 ओवर भी डाल रहे हैं, तो हमें पता है कि इनके ओवर कितने यूज है, क्योंकि व्हेन यू प्ले ओनली फॉर 5 बॉलर्स, तो कई बार किसी का दिन अच्छा नहीं है, 2 बॉलर का दिन अच्छा नहीं है, तो वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो आई थिंक उनके आने से काफी फर्क पड़ा है, बॉलिंग वाइज भी, और हमारी बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग हुई है, बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बॉल डालते हैं, वो कटर्स या बाउंसर, उनका बाउंसर आई थिंक मैंने बहुत क्विक देखा है, मतलब ऐसा लगता नहीं है वो इतना तेज डालते हैं, लेकिन आई थिंक उनका अगर आप स्क्वायर लेग से देखो, तो उनका बाउंसर ऐसा लगता है कि यार बैट्समैन अगर थोड़ा सा इधर किया तो या तो सर पे लगेगा या ऊपर खड़ी है। तो जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को मेहनत की, क्योंकि वो इंजरी से काफी बाहर थे, वो दिखता है। हाँ।
कि कितना डेडिकेट किया अपनी, कितना मतलब कितना जल्दी टीम में वापस आना चाहते थे। स्ट्रेंथ वाइज उन्होंने हर चीज वो करी है जो एक प्लेयर को चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि यार आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया। जी भाई, इसी में मैं एक चीज जोड़ रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना हुई जब पिछला वर्ल्ड कप इंडिया हारी, और ऐसा लगा कि ठीकरा उन्हीं के सर पर फोड़ दिया गया कि भाई यार इसको क्यों ले गए थे जब ये इंजर्ड था, या जो भी मतलब किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे वक्त से जब एक खिलाड़ी निकलता है और परफॉर्म करता है, और फिर आज दुनिया वही कह रही है कि यस यस हार्दिक पांड्या बहुत खुश हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इस दौर से जब एक खिलाड़ी निकल कर आता है कि एक वक्त पे फैंस ने नीचे पटक रखा है और दूसरे वक्त पे सराखों पर बिठा रखा है, फिर ये जो एक माइंडसेट होता है, बात करी कभी आपने, क्योंकि आप लगातार खुद बढ़िया परफॉर्म, मेरे को याद है साउथ अफ्रीका से सीरीज चल रही थी, आपके 2 मैच में पहले 2 मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, लोगों ने सवाल, अरे यार यूजी चहल जाना चाहिए वर्ल्ड कप, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना, फिर आपने जाकर वाइजैक में मैन ऑफ द मैच हो गए, फिर आपने राजकोट में विकेट ले लिया तो लोग फिर खुश। तो ये जो एक माइंडसेट है, इससे क्रिकेटर कैसे डील कर, मतलब आप लोग कैसे डील करते हो इस चीज से कि बहुत इंस्टेंट फेलियर है और इंस्टेंट सक्सेस है? भैया सोशल मीडिया तो एक डिफरेंट थिंग है, वो आपको वहाँ कुछ भी चलता है तो इस बेटर इग्नोर ही करो, क्योंकि अगर आप उनके उससे चलोगे, लेकिन क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं ना वो 5 फॉलोअर वाले होते हैं, विदाउट डीपी वाले। हाँ, उन्होंने वो अकाउंट बनाया इसलिए होता है कि वो लोगों को कुछ करे, और कभी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है। तो उन चीजों को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैंने नहीं किया अच्छा तो डेफिनेटली आई विल गो आउट फ्रॉम द टीम, लेकिन मेरे में वो पोटेंशियल है, हम अपने आप को बैक करते हैं, हमने कई मैचेस इंडिया के लिए जिताए हैं, तो हम उस मैच में सोचते हैं कि हमारा माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे। एंड एक दो मैच डेफिनेटली किसी हर एक के खराब जाते हैं, लेकिन आप जिस हिसाब से उससे कम बैक करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ वो मैंने पहले किया हो और मेरे में वो कैलिबर है करने का, तो इसलिए हमें वो, क्योंकि आप जब आप इंडिया के लिए खेलते हो तो आप यू हैव टू बी मेंटली टफ, तभी आप इंडिया के लिए खेल रहे हो। तो वो चीज हम हमेशा बैक करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, और आपके कैप्टन है। यूसुफ भाई, एक दो आखिरी सवाल बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी हमने देखा था इंग्लैंड में माही भाई बार इंग्लैंड में आए, ड्रेसिंग रूम में भी आए, टीम के साथ भी आए, वो कुछ खास वजह, कोई बातचीत महेंद्र सिंह धोनी से, या बस ऐसे ही एक रेगुलर मीटिंग थी टीम इंडिया के साथ, क्योंकि वो भी इंग्लैंड में थे, टीम भी वहां पर थी, या कुछ हुई बातचीत हुई आपकी या किसी और खिलाड़ी की स्पेसिफिकली कि भाई ये बेटर कर सकता है, या यूजी ये चीज बहुत अच्छी कर रहा है आजकल, कुछ ऐसा? नहीं, मेरे को तो जब वो बोलते थे कि अच्छा चल रहा है, करता रहे, बाकी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। मेरे को तो बाद में तो लगा माही भाई आए हुए हैं, तो इसलिए मैं ऊपर मिलने गया था उनसे, एंड जस्ट नॉर्मल मीटिंग, आप कैसे हो, क्या चल रहा है, बस क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं हुआ वहां पे। जैसे हम देखते हैं ना कि आईपीएल हो या इंडियन क्रिकेट टीम में भी जब वो आते हैं तो लगातार लोग पूछना चाहते हैं उनसे। आईपीएल में हम देखते हैं हर मैच के बाद, चेन्नई के मैच के बाद एक ना एक विजुअल जरूर आता है, कोई यंग क्रिकेटर या कोई पुराना क्रिकेटर भी लगातार उनसे बात करता है। खैर आप कह रहे हैं आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे? नहीं, मेरे को जब भी आईपीएल में टाइम मिलता है मैं हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत क्लोजली देखा है, मैं उनके अंडर काफी खेला हूँ, और वो उन्होंने काफी मुझे हेल्प भी करी है। तो मैं हमेशा उनसे पूछते रहता हूँ, मैं भाई क्या सब सही चल रहा है या कुछ चेंज करना चाहिए, या अगर मैं वहां सीरीज खेलने जा रहा हूँ तो वहां पे कैसे बॉलिंग करना है, या तो वो मेरी हमेशा उनसे बात होती रहती है आईपीएल में। पर उस इंग्लैंड में मेरी सिर्फ उनसे जस्ट एक नॉर्मल बात हुई। ओके यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, Thank you, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द सक्सेस कि आप Thank- एशिया कप में भी इंडिया के लिए Thank अच्छा you, करें, और मेजर चीज वर्ल्ड कप है। फैंस के नाम, क्योंकि सारे फैंस उसी तरह के नहीं होते यूसुफ भाई, जो आपने कहा सोशल मीडिया पर विदाउट डीपी वाले या 5 फॉलोअर वाले, कुछ आपके जेन्युइन फैंस भी हैं जो हमेशा आपके लिए प्रे करते हैं, आपके परिवार के लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। उन फैंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो ये भी चाहते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीते? नहीं, डेफिनेटली जैसे आप हमें सपोर्ट करते आए हैं, आप वैसे ही सपोर्ट करिए, और क्योंकि आप जेन्युइन फैंस हैं, क्योंकि स्पेशली जब हम नहीं करते तो हमें पता है कि आप हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छा करें। आप ऐसे ही विश करते रहिए, सच्चे दिल से दुआ मांगते रहिए, और प्रे करते रहिए। डेफिनेटली एशिया कप से लेके बाकी वर्ल्ड कप भी लेके आएंगे। यूसुफ भाई, मुझे उम्मीद है कि आपने स्पोर्ट्स यारी सब्सक्राइब कर रखा होगा। मैंने कर रखा है भैया। थैंक यू सो मच, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई। थैंक यू भैया, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, यू टू।